गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट एग्जाम्पल में हमने लैग्रांज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड के कुछ एग्जांपल्स किए थे। आगे हम उन्हीं को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लैग्रांज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड के ही आगे तो एग्जांपल करेंगे। देखिए एग्जांपल है, डबल सिंपल पेंडुलम इज़ इन मोशन इन वर्टिकल प्लेन। एक डबल सिंपल पेंडुलम है, मोशन में है और वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है। फाइंड द लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके लिए हमें लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। डबल सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या है? पेंडुलम आप क्या करते थे, एक फिक्स पॉइंट से यहाँ पर एक मास लटका देते थे, ठीक है। डबल है तो यहीं से फर्दर एक और हमने मास लगा दिया, तो ये बन गया है डबल पेंडुलम, ठीक है। तो इसने क्या किया, लेट ओ ए एंड ओ ए एंड ए बी बी टू रोड्स अटैच्ड एट पॉइंट ओ एंड ए मेकिंग एंगल फाई 1 एंड फाई 2। पहले ओ पॉइंट से अटैच किया उसने, ठीक है, फिर ए पॉइंट से एक और अटैच किया और ए एंगल क्या बना रहे हैं, फाई 1 और फाई 2 विद वर्टिकल के साथ ये एंगल बना रहा है फाई 1 और वर्टिकल के साथ ये एंगल बना रहे हैं फाई 2 एट एनी टाइम टी, ठीक है। उसके बाद लेट मास ऑफ रोड ओ ए इज़ m1। यहाँ पर जो मास लगाया गया उसका मास ले लिया m1 और इसका ले लिया है m2, ठीक है। उसके बाद ओ ए इक्वल टू L1। इस रोड की लेंथ क्या ले ली, L1, और इस रोड की लेंथ क्या ले ली है, L2। तो ओ ए इक्वल टू L1 और ए बी इक्वल टू L2, ठीक है। उसके बाद कुछ डिस्टेंस निकालेंगे हम, ओ एल जिसको हमने Z1 मान लिया है और ओ एम जिसको क्या मान लिया, Z2 निकाल लिया, Z2 मान लिया है। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे। ओ एल की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये ओ ए इस वर्टिकल लाइन के साथ एंगल क्या बना रहा है, फाई 1, ठीक है। ये लाइन क्या थी, L1, तो L1 इसके साथ एंगल फाई 1 बना रहा है, तो इसके अलोंग कंपोनेंट क्या बनेगा, L1 कोस फाई 1, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बनेगा, L1 साइन फाई 1, ठीक है। तो इसीलिए Z1 कितना आ गया है, L1 कोस फाई 1। सिमिलरली ये जो लेंथ बनेगी ये बनेगी L2 कोस फाई 2, क्योंकि L2 इस वर्टिकल लाइन के साथ एंगल कितना बना रहा है, फाई 2, तो ये लाइन बनेगी L2 कोस फाई 2, और ये इसी के पैरेलल और इक्वल है, तो इसीलिए LM कितनी बन जाएगी, L2 कोस फाई 2। तो ये टोटल डिस्टेंस Z2 कितना बन जाएगा, इन दोनों का सम, यानी कि Z2 की वैल्यू क्या आएगी, L1 कोस फाई 1 प्लस L2 कोस फाई 2। तो देखिए Z1 की वैल्यू आई हुई है L1 कोस फाई 1 और Z2 की क्या वैल्यू आई हुई है, L1 कोस फाई 1 प्लस L2 कोस फाई 2, ठीक है। अब इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे। एक ले लिया AL और एक क्या ले लिया पूरा BM। AL को क्या नाम दे दिया, X1, और BM को क्या नाम दे दिया, X2, ठीक है। अब X1 क्या बताया था मैंने, ये L1 कोस फाई 1 है, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, L1 साइन फाई 1, तो X1 की वैल्यू आ गई L1 साइन फाई 1। और X2 हमारे पास कितना बन जाएगा, पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना बनेगा, L2 साइन फाई 2, क्योंकि ये L2 है, ये इस लाइन के साथ एंगल फाई 2 है, तो ये तो L2 कोस फाई 2 और परपेंडिकुलर ये बनेगा L2 साइन फाई 2। और ये लाइन यहाँ तक इक्वल है और पैरेलल है, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये आएगा, तो ये भी कितना बन जाएगा, L1 साइन फाई 1। तो टोटल X2 कितना बन गया, यहाँ तक तो बन गया L1 साइन फाई 1 और आगे ये क्या बन गया, L2 साइन फाई 2, तो उन दोनों का सम आ जाएगा। तो देखिए X1 की वैल्यू क्या आई हुई है, L1 साइन फाई 1, और X2 की क्या आई हुई है, L1 साइन फाई 1 प्लस L2 साइन फाई 2, ठीक है। अब उसके बाद एलिमेंट्री वर्क डन निकालेंगे। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, Q की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि जब भी आप लैग्रांज इक्वेशन लगाते हो तो लैग्रांज इक्वेशन में आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो T काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चाहिए और एक जनरलाइज्ड फोर्स की वैल्यू चाहिए, दो ही वैल्यूज़ चाहिए। तो जनरलाइज्ड फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा वर्क डन निकाल लेते हैं और वहाँ से जो आपके पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का कोफिशिएंट बनेगा वो हमारा जनरलाइज्ड फोर्स बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए डेल्टा ए निकालेंगे। तो डेल्टा ए क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स क्या बनेगा, दो वेट है, तो एक के लिए बनेगा m1g इंटू डेल्टा Z1, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में मोशन है तो डिस्टेंस भी हम वर्टिकल ही लेंगे। तो एक तो यहाँ पर क्या था, m1, तो इसके लिए जब वर्क डन निकाल लेंगे तो वो बनेगा, फोर्स बनेगा m1g और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बनेगा डेल्टा Z1, और इसके लिए बनेगा m2g और डेल्टा Z2। तो देखिए टोटल वर्क डन उन दोनों का सम हो जाएगा m1g इंटू डेल्टा Z1 प्लस m2g इंटू डेल्टा Z2,
ठीक है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, Z1 की और Z2 की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद इस पर डेल्टा लगा रखा है तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो m1g, इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे तो क्या बनेगा, -L1 sin φ1 डेल्टा φ1, और यहाँ से इसका करोगे तो इसका तो वही बनेगा -L1 sin φ1 डेल्टा φ1, और इसका बनेगा -L2 sin φ2 डेल्टा φ2। अब आप क्या करो, डेल्टा φ1 और डेल्टा φ2 की टर्म्स कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, डेल्टा φ1 की टर्म इकट्ठी कर ली और यहाँ से डेल्टा φ2 की टर्म इकट्ठी कर ली। तो ये तो जनरलाइज्ड फोर्स बन गया Q φ1 और ये क्या बन गया, Q φ2। तो Q φ1 और Q φ2 हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी T चाहिए। तो T हम कैसे निकालते हैं, ½ mv²। फिर से दोनों के लिए अलग अलग करेंगे। फर्स्ट के लिए क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने लिया है x1 और वर्टिकल डिस्टेंस क्या लिया है, z1। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट बनेंगे x1 डॉट और z1 डॉट। तो v² बनेगी x1 डॉट स्क्वायर प्लस z1 डॉट स्क्वायर। सिमिलरली v2 स्क्वायर क्या बनेगी, x2 डॉट स्क्वायर प्लस z2 डॉट स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ½ m1 v1 स्क्वायर यानी कि उसकी वेलोसिटी उसकी वैल्यू रख दी, और प्लस ½ m2 v2 स्क्वायर उसकी वैल्यू रख दी, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करो, x1 z1 x2 z2 की वैल्यू आप सारी पहले निकाल चुके हो, वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। x1 डॉट स्क्वायर, तो पहले x1 की वैल्यू लेंगे। x1 की वैल्यू क्या थी, L1 sin φ1, फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही z1 की वैल्यू थी L1 cos φ1, z1 डॉट निकालोगे, पहले उसका डेरिवेटिव करोगे t के रिस्पेक्ट में और फिर उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो देखो पहले x1 था, x1 की वैल्यू क्या थी, L1 cos φ1, जब उसका डेरिवेटिव करोगे t के रिस्पेक्ट में तो वो बनेगा L1 sin φ1 था, x1 की वैल्यू थी L1 sin φ1, तो जब उसका डेरिवेटिव करोगे तो वो बनेगा L1 cos φ1 इंटू φ1 डॉट, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो अब L1 cos φ1 डॉट का स्क्वायर, तो इन टर्म्स का स्क्वायर आ गया। ऐसे ही z1 का करना है, z1 का डेरिवेटिव करोगे तो वो बनेगा -L1 sin φ1 इंटू φ1 डॉट, और उसका स्क्वायर करोगे तो ये टर्म आ जाएगी। प्लस इसी तरीके से x2 डॉट और z2 डॉट की वैल्यू निकाल के उनका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब इस होल स्क्वायर को खोल लेंगे। पहले फर्स्ट टर्म लिखी, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म लिखी, ठीक है। फिर इनका होल स्क्वायर खोल दिया। इनका होल स्क्वायर खोलने के बाद टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई किया। यहाँ पर आपके पास जब आप 2L1 L2 φ1 डॉट φ2 डॉट की वैल्यूज़ इन दोनों स्क्वायर को खोल के जब इकट्ठी करोगे तो अंदर बन जाएगा cos φ1 cos φ2 प्लस sin φ1 sin φ2, cos A cos B प्लस sin A sin B cos A माइनस B, तो टर्म बन जाएगी cos φ1 माइनस φ2। ये L1 स्क्वायर cos φ1 स्क्वायर φ1 डॉट स्क्वायर, और यहाँ से L1 स्क्वायर साइन स्क्वायर φ1 डॉट स्क्वायर। L1 स्क्वायर φ1 डॉट स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो अंदर टर्म बचेगी cos स्क्वायर φ1 प्लस साइन स्क्वायर φ1, वो 1 बन जाएगी, तो इसीलिए सिर्फ टर्म बचेगी L1 स्क्वायर प्लस φ1 डॉट स्क्वायर। ऐसे ही सेकंड टर्म बचेगी L2 स्क्वायर φ2 डॉट स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। और 2AB यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी, तो वो टर्म इकट्ठी करके ये आ गई, ये मैं बता ही चुकी हूँ, आपके पास ये टर्म बनेगी, ठीक है। यहाँ से भी L1 स्क्वायर φ1 डॉट स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो सिर्फ फर्स्ट टर्म से ये बचेगा, ठीक है। तो इनको सिर्फ होल स्क्वायर खोल के टर्म्स कलेक्ट करके ये बना रखा, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से L1 स्क्वायर φ1 डॉट स्क्वायर दोनों की टर्म इकट्ठी कर ली, तो ये बन गया ½ m1 प्लस m2 L1 स्क्वायर φ1 डॉट स्क्वायर, और प्लस सेकेंड बाकी टर्म को एज इट इज़ रखा हमने, ठीक है। उसके बाद अब टी भी निकल चुका है, जनरलाइज्ड फोर्स भी निकल चुके हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे, लैग्रांज इक्वेशन दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए, एक बार φ1 के लिए और एक बार φ2 के लिए। तो पहले लैग्रांज इक्वेशन लिखेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट φ1 के लिए, तो वो क्या होती है, d/dt ऑफ कर्ल t बाय कर्ल φ1 डॉट माइनस कर्ल t बाय कर्ल φ1 इक्वल टू Q φ1। कर्ल t बाय कर्ल φ1 डॉट, यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकाल दो φ1 डॉट के रिस्पेक्ट में। एक तो यहाँ से आएगा 2 टाइम्स m1 प्लस m2 L1 स्क्वायर φ1 डॉट, 2 से 2 कट जाएगा तो टर्म बचेगी m1 प्लस m2 L1 स्क्वायर φ1 डॉट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से इसका डेरिवेटिव तो ज़ीरो ही हो जाएगा, यहाँ से टर्म आएगी φ1 डॉट के रिस्पेक्ट में, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये टर्म बचेगी m2 L1 L2 φ2 डॉट cos φ1 माइनस φ2, ये टर्म आ गई, और इसका डेरिवेटिव फिर कर्ल t बाय कर्ल φ1 की कोई टर्म है ही नहीं, तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, और इक्वल टू Q φ1 आप निकाल ही चुके हो, ठीक है।
एक मिनट सॉरी, फाई वन की टर्म है यहाँ पर, कोस फाई वन माइनस फाई टू, फाई वन की टर्म है। तो जब फाई वन के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव होगा और वो क्या बनेगा, माइनस साइन फाई वन माइनस फाई टू, ये टर्म एज इट इज़, और साथ में माइनस इसका बन जाएगा साइन फाई वन माइनस फाई टू, वो माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा और ये टर्म बनेगी फिर m2 l1 l2 फाई वन डॉट फाई टू डॉट साइन फाई वन माइनस फाई टू, ठीक है, और इक्वल टू क्यू फाई वन की वैल्यू पुट कर दी। तो ये तो किसके लिए लिखी है हमने, फाई वन के लिए लिखी है। सिमिलरली आप किसके लिए लिखोगे, फाई टू के लिए लिखोगे, तो फाई टू के लिए भी इसी तरीके से करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है, सेम इसी तरीके से। उसके बाद फिर आगे इसी का ही स्पेशल केस है कि अगर दोनों जो वेट हमने लिए हैं वो दोनों मास इक्वल है, m1 m2 m के इक्वल है, और दोनों रोड्स की लेंथ भी इक्वल है, l1 l2 l के इक्वल है, तो उस केस में ये दोनों इक्वेशंस क्या बन जाएंगी वो करेंगे हम। पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करोगे, m1 m2 की जगह m पुट कर दोगे और l1 l2 की जगह इसमें l पुट कर दोगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। नोट्स में ये ठीक कर लेना, ये ब्रैकेट यहाँ लगी हुई थी, इसको हटा के ये यहाँ कर लेना, क्योंकि डेरिवेटिव सिर्फ कर्ल टी बाय कर्ल फाई वन डॉट का है और कर्ल टी बाय कर्ल फाई वन डॉट सिर्फ यहाँ तक है। ये टर्म क्या आई है, कर्ल टी बाय कर्ल फाई वन आई है, तो नोट्स में ये हर जगह पर ठीक कर लेना ये चीज़, ठीक है। ये ब्रैकेट हटा के यहाँ पर लगा लेना। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया, m1 m2 की जगह m पुट कर दिया और l1 l2 की जगह l पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद ml स्क्वायर हर एक इक्वेशन में आ रहा था, ml स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन जो फाई टू के लिए आई थी उसमें भी m1 m2 की जगह m पुट कर दीजिए और l1 l2 की जगह l पुट कर दीजिए, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर से ml स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये फोर्थ इक्वेशन आ गई, ठीक है। स्मॉल ऑसिलेशंस अगर हैं तो साइन फाई वन के इक्विवेलेंट हो जाएगा और कोस फाई वन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है, एंगल एक तरीके से 0 को अप्रोच कर रहा है, तो कोस 0 1 के इक्विवेलेंट होता है। अब नेग्लेक्टिंग सेकंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आई है उसमें सेकंड और हायर टर्म्स को इग्नोर ही कर देंगे, क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल हो चुका है और आगे उनका डेरिवेटिव्स करोगे और फिर उनकी आगे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो और बहुत स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन में देखो, पहले थर्ड इक्वेशन में देखो डी बाई डी टी ऑफ 2 फाई वन डॉट, उसके बाद प्लस फाई टू डॉट कोस फाई वन माइनस फाई टू, ये तो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 के, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए। तो सिर्फ टर्म बचेगी 2 फाई वन डॉट प्लस फाई टू डॉट, और उसका डेरिवेटिव आप कर रहे हो तो ये बन जाएगा 2 फाई वन डबल डॉट और ये बन जाएगा फाई टू डबल डॉट, यही इक्वेशन आई हुई है। उसके बाद ये तो सेकंड ऑर्डर टर्म होगी, फाई वन डॉट भी छोटा सा है, फाई टू डॉट भी, और उनका प्रोडक्ट और स्मॉल हो जाएगा, तो इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। और इक्वल टू में माइनस 2g बाई एल साइन फाई वन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, फाई वन के, तो ये टर्म बने, इसको इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 2g बाई एल फाई वन, और इक्वल टू में क्या रह जाएगा, 0। सेम काम आपको सेकंड इक्वेशन के लिए करना है, डी बाई डी टी ऑफ फाई टू डॉट प्लस फाई वन डॉट, ये 1 बन जाएगा, उसका डेरिवेटिव करोगे तो ये बन जाएगा फाई टू डबल डॉट प्लस फाई वन डबल डॉट प्लस फाई टू डबल डॉट, माइनस ये फिर से इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ये बनेगी माइनस जी बाई एल फाई टू, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस जी बाई एल फाई टू इक्वल टू 0। तो ये आपके पास दो इक्वेशन, लैग्रांज इक्वेशन किसके केस में आ गई है, स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए आ गई है, जब हमने दोनों का मास और लेंथ इक्वल रखी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिटरमाइन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फ्री पार्टिकल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अगर आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में अगर दे रखा है और उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो उसके लिए देखो क्या करोगे, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ, वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो किस किस का वेक्टर सम आएगी, रेडियल वेलोसिटी, रोटेटरी, क्योंकि वो पार्टिकल दोनों तरीके से मूव कर रहा है, रेडियली भी मूव कर रहा है और रोटेटरी भी मूव कर रहा है, तो रेडियल वेलोसिटी भी आएगी, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो रेडियल वेलोसिटी भी आएगी और रोटेटरी वेलोसिटी भी आएगी ड्यू टू रोटेशन, ठीक है, रोटेशन ऑफ रेडियस वेक्टर इन अ प्लेन ऑफ मेरिडियन, प्लेन के अंदर जो आपका रेडियस वेक्टर है उसकी रोटेशन की वजह से रोटेटरी वेलोसिटी आएगी। फिर प्लेन खुद भी मूव कर रहा है तो इसीलिए रोटेटरी वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ मेरिडियन, प्लेन भी मूव कर रहा है और उसके अंदर पार्टिकल रेडियली
भी मूव कर रहा है और रोटेटरी भी मूव कर रहा है। तो तीनों वेलोसिटीज़ का वेक्टर सम टोटल वेलोसिटी बनेगी पार्टिकल की। एंड वेलोसिटी कंपोनेंट आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, और ये तीनों ही वेलोसिटी कंपोनेंट पेयर वाइज क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो इन तीनों के लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया, रेडियल वेलोसिटी को आर से डिनोट किया, रोटेटरी वेलोसिटी को थीटा से किया, और प्लेन के रोटेटरी वेलोसिटी को फाई से किया। तीन कंपोनेंट आएंगे आर, थीटा और फाई, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हमने ले लिए आर, थीटा, फाई। तो उस केस में जब आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हो तो यहाँ पहले भी वेक्टर कैलकुलस में पढ़ चुके हो, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या बनती है, एक्स की वैल्यू बनेगी आर साइन फाई कोस साई, ठीक है। उसके बाद y इक्वल टू आर साइन फाई साइन साई और z इक्वल टू आर कोस फाई, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हो, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। तो यहाँ से अब आप ये काम आपको खुद करना है, एक्स डॉट की, वाई डॉट की और जेड डॉट की पहले वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद उनका स्क्वायर करोगे और फिर उनका जब सम करोगे तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। ये आप खुद कर सकते हो। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको पता है, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट निकालोगे पहले। ध्यान रखना फाई, साई और आर तीनों ही टी के फंक्शन हैं, तो जब आप डेरिवेटिव करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। उसके बाद स्क्वायर करोगे, जब टर्म कलेक्ट करोगे तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ये टी सोल्व कर लेना। उसके बाद टी के अलावा आपको जनरलाइज्ड फोर्स चाहिए, तो उसके लिए आप क्या लेते हो, वर्क डन लेते हो। तो डेल्टा ए आर बनेगा एफ आर इंटू डेल्टा आर, ठीक है। यहाँ पर अप्लाइड फोर्स जो फोर्स है आपका उसको हमने एफ आर से डिनोट किया और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या ली, डेल्टा आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई है, एफ आर। उसके बाद फिर ऐसे ही दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए लिखोगे, फाई के लिए। जब फाई के लिए आप एलिमेंट्री वर्क डन लिखोगे तो वो आपके पास बनेगा डेल्टा ए फाई इक्वल टू एफ फाई इंटू आर डेल्टा फाई। ये क्यों है, क्योंकि ये भी आप पहले वेक्टर कैलकुलस में ही पढ़े हो। जब आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करते हो तो वहाँ पर H1 H2 H3 क्या बनता है, 1 R साइन फाई, ठीक है। यहाँ पर बनेगा 1, H1 की वैल्यू 1, तो इसलिए एफ आर डेल्टा आर रह गया। यहाँ पर बनेगा R, तो एफ फाई डेल्टा फाई के साथ क्या आएगा, R, ठीक है। तीसरा क्या है, R साइन फाई, तो एफ साई डेल्टा साई के साथ क्या आएगा, R साइन फाई। तो ये डेल्टा ए डेल्टा फाई डेल्टा ए साई की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आपके पास क्यू फाई और क्यू साई की वैल्यू आ गई। क्यू फाई की क्या बनेगी, आर इंटू एफ फाई। क्यू साई की क्या बनेगी, डेल्टा साई का जो कोऑर्डिनेट होगा, कोफिशिएंट होगा, यानी कि आर साइन फाई एफ साई। तो ये हमारे पास क्यू फाई और क्यू साई की वैल्यू आ गई। बस आगे आप कर ही सकते हो। आपको जनरलाइज्ड फोर्स भी पता चल गई तीनों, और काइनेटिक एनर्जी भी पता चल गई। तो तीनों वेरिएबल्स के लिए, तीनों जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के लिए आप लैग्रांज इक्वेशन लिखोगे, डी बाई डी टी ऑफ, पहले आर के लिए लिखोगे कर्ल टी बाई कर्ल आर डॉट माइनस कर्ल टी बाई कर्ल आर इक्वल टू क्यू आर। इसमें वैल्यूज़ पुट करके इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ये आप खुद ट्राई कर सकते हो, मैंने बहुत एग्जांपल करा दिए। ऐसे ही आप फाई के लिए करोगे और फिर ऐसे ही आप साई के लिए करोगे, ठीक है। साई के लिए यही इसी तरीके से पहले इक्वेशन लिखोगे, फिर इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट के लिए आप खुद से ही इक्वेशन लिख कर देखोगे।